लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। बिरला की ये सक्रियता टीएमसी सांसदों को डरा रही है। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि ममता से बगावत करने का उन्हें बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। उनका सियासी करियर जो पहले से ही भंवर में फंसता दिख रहा है, वो कहीं 2029 से पहले ही समाप्त तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अब लोकसभा स्पीकर के पुराने फैसलों के पन्ने भी पलटे जाने लगे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि लोकसभा स्पीकर पूरी तरह से सरकार के दबाव में दिखाई दिए हैं। नियम और कानून कहते हैं कि सांसदों की सदस्यता जानी चाहिए और सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर यह फैसला नहीं होना चाहिए, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर फैसला ही नहीं करते। और ऐसा अभी टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में भी देखने को मिल रहा है। बल्कि इससे पहले भी किसी दूसरे दल में जब बगावत हुई, बागी सांसद के दल बदल का मामला लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचा तो उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ तारीख पर तारीख दी और फैसले को लटकाए रखा। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार लोकसभा स्पीकर जल्दी फैसला लेंगे और क्या टीएमसी के बागी सांसदों की सदस्यता रद्द होने वाली है। इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा सचिवालय ने टीएमसी के बागी सांसदों को नोटिस तो जारी कर दिया है, 7 दिन में जवाब भी मांगा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई स्पीकर कोई फैसला लेंगे या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के तेवर का असर होगा या फिर ये सिर्फ मामले को शांत करने की कोशिश है। और सवाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस बार ओम बिरला सुप्रीम कोर्ट के डर से कोई फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ओम बिरला पर इस तरह के सवाल उठ क्यों रहे हैं। तो आपको अब ये समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ताजा मामले की अगर बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि भारत में सांसद या विधायक पार्टी बदलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई संविधान की 10वीं अनुसूचित यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत होती है। और अब 20 टीएमसी सांसदों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। टीएमसी महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने 24 अगस्त 2026 को याचिका दाखिल कर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इन सांसदों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की। इन 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जाने का दावा भी किया है। टीएमसी ने इनके खिलाफ स्पीकर के सामने अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की हैं। अभिषेक बनर्जी ने 19 जून को मामला उठाया, 27 जुलाई को रिमाइंडर भेजा और 12 अगस्त को स्पीकर से मुलाकात की। अब टीएमसी का आरोप है कि सांसदों ने पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक पहचान अपनाई है। वहीं सांसद खुद को एनसीपीआई का अलग समूह बताते हैं और अब सवाल है कि उनका कदम दल बदल माना जाएगा या नहीं। फैसला स्पीकर को करना है। टीएमसी के 20 सांसदों के अलावा 2021 से 2026 तक यानी 5 साल में 8 ऐसे मामले और रहे हैं जिन पर स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया। इनमें से 7 मामले 2021 और 2023 के थे, जिन पर 2024 यानी लोकसभा के भंग होने तक कोई फैसला नहीं हो पाया। फिलहाल टीएमसी के 20 सांसदों समेत 21 मामले पेंडिंग हैं। तो टीएमसी के अलावा किस पार्टी से जुड़ा है एक मामला, अब आपको ये बताते हैं। मौजूदा लोकसभा में एक और अयोग्यता मामला पेंडिंग है। 19 मार्च 2026 को जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामेत उन्होंने बांका सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जेडीयू का आरोप है कि यादव ने पार्टी के खिलाफ काम किया है और बाहर के बेलर विधानसभा चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अपने बेटे यानी आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन किया। यह मामला भी लोकसभा स्पीकर के सामने पेंडिंग है और इस तरह मौजूदा लोकसभा में 20 टीएमसी सांसदों और 1 जेडीयू सांसद यानी कुल 21 सांसदों से जुड़े अयोग्यता विवाद सामने है। अब ये तो हमने जान लिया कि कितने मामले अभी पेंडिंग है, लेकिन अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ओम बिरला पर सवाल उठ क्यों रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा में अयोग्यता याचिकाएं लंबे समय तक पेंडिंग रही हैं। 2021 में टीएमसी के शिशिर अधिकारी और सुनील कुमार मंडल और YSRCP के रघुराम कृष्ण राजू के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। लोकसभा सचिवालय ने जुलाई 2021 में इन तीनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। तो पिछली लोकसभा में अयोग्यता याचिकाएं करीब 3 साल तक लंबित रहीं और 2024 में लोकसभा भंग होने के साथ बिना अंतिम फैसले के खत्म हो गई। यानी जिस कार्रवाई का फैसला मौजूदा लोकसभा के दौरान हो सकता था, वो सदन का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही निष्प्रभावी हो गया। और यही इस कानून की सबसे बड़ी व्यवहारिक कमजोरी है। कानून में दल बदल के आधार पर योग्यता का प्रावधान है, लेकिन स्पीकर के फैसले की स्पष्ट संवैधानिक समय सीमा नहीं है।
तो 2023 में एनसीपी का मामला भी इसी तरह अटका रहा। 2023 में एनसीपी में फूट के बाद लोकसभा में इसी तरह का विवाद सामने आया। शरद पवार गुट ने सुनील तटकरे की सदस्यता खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल की। जुलाई 2023 में याचिका दाखिल होने के 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नवंबर में सुप्रिया सुले ने स्पीकर को एक पत्र लिखकर जल्द फैसला लेने की मांग की थी। तटकरे की तरफ से भी सुप्रिया सुले और कुछ अन्य सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दाखिल करने की बात कही गई थी। और इससे एक और समस्या सामने आती है कि जब दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ अयोग्यता याचिका दाखिल करते हैं तो मामला राजनीतिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर जटिल हो जाता है। तो ये तो हमने समझा कि कैसे ओम बिरला लगातार फैसले लटकाते रहते हैं, जो ये बताता है कि ओम बिरला सरकार के दबाव में काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या स्पीकर के पास कोई समय सीमा नहीं है? तो दल बदल विरोधी कानून में यह तय है कि किसी सांसद या विधायक को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का फैसला संबंधित सदन के स्पीकर या चेयरपर्सन करते हैं। लेकिन कानून में यह नहीं लिखा है कि उन्हें कितने दिनों या फिर महीनों में यह फैसला करना होगा। और यही वजह है कि कई मामलों में शिकायत, नोटिस, जवाब, सुनवाई और रिपोर्ट की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। 2021 के मामलों में याचिकाएं प्रिविलेज कमेटी को भेजी गई थी, लेकिन अंतिम रिपोर्ट नहीं आई और स्पीकर का फैसला भी नहीं हुआ। 2024 में लोकसभा भंग होने के बाद यह मामला खत्म हो गया। तो अब इस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ये समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुका है कि दल बदल से जुड़े मामलों में अनिश्चित काल तक देरी नहीं होनी चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है। 2020 में मणिपुर के विधायक केशव मेघचंद्र सिंह मामले में अदालत ने कहा था कि स्पीकर को उचित समय में फैसला करना चाहिए और सामान्य तौर पर 3 महीने की अवधि को उचित माना जा सकता है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार समय अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ एक अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट खुद स्पीकर की जगह बैठकर हर दल बदल मामले का फैसला नहीं करता। अदालत जरूरत पड़ने पर स्पीकर को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कह सकती है और स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। हालांकि 2017 में राज्यसभा में देखा गया था कि बहुत तेजी से फैसला लिया गया था। दल बदल के मामलों में तेजी का एक उदाहरण राज्यसभा से मिलता है। 2017 में शरद यादव और अली अनवर के खिलाफ जेडीयू ने अयोग्यता याचिका दाखिल की थी। तत्कालीन राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने दोनों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया था। तुरंत याचिकाएं 2 सितंबर 2017 को दाखिल हुई थी और दिसंबर में फैसला सुनाया गया था। 93 दिन के भीतर दोनों सांसदों की सदस्यता चली गई थी। यानी ये भी देखा गया है कि जो मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ होता है, बीजेपी के पक्ष में होता है, एनडी के पक्ष में होता है, तो वहां जल्दी फैसले लिए जाते हैं। जबकि जो मामला बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, एनडीए में जो लोग शामिल हुए उनके लिए मुसीबत बन सकता है, तो उस मामले को लटकाया जाता है। तो पहले भी सांसदों की सदस्यता गई है। आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून 1985 में संविधान की 52वीं संशोधन के जरिए लागू हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका मकसद सांसदों और विधायकों के बार बार पार्टी बदलने पर रोक लगाना था। लोकसभा में सदस्यता खत्म करने के पुराने उदाहरण भी हैं। संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक 2008 में कुलदीप बिश्नोई, जयप्रकाश और एसपी सिंह बघेल को अलग अलग तारीखों पर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। कानून मजबूत है या फैसला लेने की व्यवस्था, ये एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य साफ है, जनता के वोट से चुना गया सांसद पार्टी बदलकर अपनी सीट ना बचा सके। लेकिन मौजूदा विवाद दिखाता है कि कानून होने के बावजूद उसके अमल में देरी बड़ी समस्या बन रही है। अगर फैसला चुनाव या लोकसभा के कार्यकाल खत्म होने तक टल जाए तो अयोग्यता का पूरा उद्देश्य ही कमजोर पड़ सकता है। यानी एक तरह से जो दल बदल करते हैं वो लोग निडर भी रहेंगे। और यही वजह है कि ताजा मामले ने पुराने सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या दल बदल मामलों में स्पीकर के फैसले के लिए निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। और सवाल ओम बिरला पर भी उठ रहे हैं कि क्या वो इस बार फैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डर में क्या बिरला को फैसला लेना पड़ेगा, या फिर एक बार फिर बिरला पुरानी रणनीति अपनाते हुए दिखाई देंगे सरकार के दबाव में। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।